रखिए, ये आपकी पार्टी है, ये आपकी आवाज उठाने वाली पार्टी है। और सुन लो आरएसएस संघ परिवार वालों, तुम्हारे आबा अजदाद अंग्रेजों की जूतियां सीधी कर रहे थे, और मैं ये दिल्ली में नहीं नागपुर में बोल के जा रहा हूं। इसलिए तुम्हारा इतिहास गौरवशाली नहीं है, हमारा इतिहास गौरवशाली है। और सुनो ओ राणे जोकर, सुनो सुनो, तुम अगर अपने नौजवानों को दंगाई बनाओगे तो हम अपने मुसलमान नौजवानों को आईएएस और आईपीएस बनाएंगे, डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे। उस वक्त कहाँ रहते हैं लोग जब मुसलमान बच्चे जेलों में उनकी जवानी सड़ जाती है? कहाँ रहते हैं लोग जब घरों को तोड़ दिया जाता है? पार्लियामेंट में बिल लाया गया था तो मैंने पूरी दलीलों के साथ मोदी की हुकूमत को बेनकाब किया, एक्सपोज किया कि ये सिर्फ और सिर्फ कानून मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहों को छीनने के लिए लाया गया। तो क्या बोलती है पब्लिक, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई जो आज का व्लॉग है भाई बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारे नागपुर में ताजबाग में हैदराबाद के शेर आए जो कि बेबाक पार्लियामेंट में बोलते हैं और मुसलमानों के हक के लिए बोलते हैं। और वो ऐसे शेर है जो पार्लियामेंट में धाड़ते हैं, बिल फाड़ते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं होगा। और जो मुसलमान के मतलब सरबराह है यहाँ के, तो वो आ रहे हैं, उनका अपन भाषण सुनने जा रहे हैं। इलेक्शन चालू है नागपुर में, तो भाई व्लॉग में बने रहो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो और सुनो उनको। उनका भाषण में इसलिए व्लॉग बना रहा हूँ ताकि हम लोग उनका भाषण सुने और मतलब समझे। हमको हमारे कौम के लिए हमको खुद सिस्टम बनना है, सिस्टम का हिस्सा बनना है, ना कि सिस्टम के पैर के नीचे दबना है। तो भाई असद साहब को सपोर्ट करो, एमआईएम को सपोर्ट करो, खुद लीडर बनो। और हमको ही करना है, हमको कंधे से कंधा मिला के हमारी कौम को हमको यहाँ से वहाँ लेके जाना है। जो इन चिंदी नेताओं ने जो हमको दबा के रखा है, जो हमको एमआईएम से जोड़ के मजलूमों के हक में बोलना है, हमको मजलूमों के लिए आवाज़ उठानी है, हक में मजलूमों के। इसलिए हम दलित, मुस्लिम, जो भी पिछड़े लोग हैं, जो भी दबा हुआ है इस हुकूमत ने, जो अभी हमको दबा के रखी है मजलूमों को, बस उनकी आवाज़ बनना है और हमको उनके लिए हक के लिए आवाज़ उठानी है और खुद के हक के लिए आवाज़ उठानी है। तो बस असद साहब को सपोर्ट करो, एमआईएम पार्टी को सपोर्ट करो, बस। तो बने रहो, चलते देखेंगे। शेख इरफान मोहम्मद सुरूर ताजबाग में अभी आने के असद साहब तैयारी चालू है, तैयारी चालू है असद साहब आने की। देखते हैं अभी कब आएंगे, वेट करते बैठते सीट पकड़ते। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है, मेरा आपसे कहना है, वो लोग जो पिछले कई सालों से आपके साथ खड़े हैं, वो लोग याद रखिए, महाराष्ट्र का है, जब एक मंत्री नीतीश राणे जी कुछ कहते हैं गलत अल्फाज, तो कौन उसको कंडेम करता है, कौन उसको सामने आता है? वो 70 साल पार्टी, उसके नेताओं को कभी आपने देखा बोलते हुए ये गलत हो रहा है? वो दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, कोई आपको दिखता नहीं है, सिर्फ मजलिस के अलावा कोई आपको नजर नहीं आता है। इसलिए याद रखिए, ये आपकी पार्टी है, ये आपकी आवाज उठाने वाली पार्टी है। और ये पार्टी सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करती है, ये हर शोषित वर्ग की बात करती है, ये हर पीड़ित की बात करती है, ये हर समाज की बात करती है। आप पार्लियामेंट में ओवैसी साहब के भाषणों को उठा के देखिए, आप इम्तियाज जलील साहब के भाषणों को उठा के देखिए, या हमारे विधानसभा में आप इनके भाषणों को देखिए। हर समाज के लिए बात करने वाले शख्स अगर कोई है तो मजलिस के लोग हैं। याद रखिए, झूठी अफवाह, झूठा लेबल है कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मजलिस जो है वो मुसलमानों की नहीं, बल्कि इस मुल्क के सभी शोषितों की, सभी दलितों की, सभी वंचितों की पार्टी है। और इसीलिए आज समाज का हर वर्ग आपके साथ खड़ा है। जाओ इतिहास देखो और पता करो कि हमारे बुजुर्गों ने क्या कुर्बानी दी। इस मुल्क की आजादी में हमारे आबा अजदाद की जो कुर्बानियां हैं, जाकर पता कीजिए। जब हमारे उलमा इकराम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने सीनों पे गोलियां खा रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे थे,
सुन लो आरएसएस संघ परिवार वालों, तुम्हारे आबा अजदाद अंग्रेजों की जूतियां सीधी कर रहे थे। और मैं ये दिल्ली में नहीं, नागपुर में बोल के जा रहा हूं। इसलिए तुम्हारा इतिहास गौरवशाली नहीं है, हमारा इतिहास गौरवशाली है। अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, जब तुम्हारा इतिहास, जब तुम खुद देखो तो तुम्हें शर्मिंदगी आएगी। जब हमारा इतिहास हम देखते हैं नौजवानों, तो हमें फख्र होता है कि हमारे उलमा इकराम ने इस मुल्क की आजादी के लिए दिल्ली से लेकर लाहौर तक अपनी जान की कुर्बानियां दी। कोई ऐसा पेड़ बाकी ना था जहां उनकी लाशें ना लटक रही हो। एक आदमी आरएसएस में बता दीजिए जिसने अपने जान की कुर्बानी इस देश की आजादी के लिए दी, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं। और आज तुम हमारी मस्जिदों को, हमारी दरगाहों को निशाना बना रहे हो। अरे ये मस्जिदें हैं, ये मदरसे हैं, ये वो बारगाहें हैं, ये वो यहां से आस्थाने हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस मुल्क की अमन की, इस शांति के लिए अपनी अजीम कुर्बानियां पेश की है। जाकर देखो हमारा इतिहास। आज तुम मुसलमानों को गद्दार कहते हो। अरे हमारे खून में वफादारी है कि हम मरेंगे भी तो यही मरेंगे और हमारी लाशें भी यही कब्रों में दफन होगी। 100 साल के बाद भी उठाकर देखोगे तो उन कब्रों में हमारी ही लाशें मिलेगी, हमारे बुजुर्गों की लाशें मिलेंगी। तुम हमसे पूछते हो हमारी वतन परस्ती का सवाल और बांटते हो तुम तलवारें, निशाना बनाते हो मुसलमानों को। याद रखो, तुम तलवार बांटोगे अपने नौजवानों को तो हम अपने नौजवानों को कलम और किताब बांटेंगे। तुम तलवार बांटोगे अपने नौजवानों को तो हम अपने नौजवानों को कंप्यूटर और किताब बांटेंगे। तुम अपने नौजवानों को दंगाई बनाओगे आरएसएस वालों। और सुनो, ओ राणे जोकर, सुनो सुनो, तुम अगर अपने नौजवानों को दंगाई बनाओगे तो हम अपने मुसलमान नौजवानों को आईएएस और आईपीएस बनाएंगे, डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे। तुम्हारा मुस्तकबिल सामने खड़ा है। तुम 20 साल अपनी मुस्तकबिल पर ध्यान दो गयूर नौजवानों, तुम मजबूत बन के उभरोगे, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये वक्त है, ये मजलिस तहरीक है, सिर्फ आपके वोट के लिए हम नहीं आए हैं। आपकी लीडरशिप, आपकी क़यादत, आपकी जमहूरियत, इस जुनून और जज्बे के साथ हमको बताना है कि मुसलमान भी लीडर बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बताओ। आप बनोगे लीडर, आप बनोगे लीडर। अब वो दौर चला गया साथियों कि हम चटाई बिछाएं, हम दरिया बिछाएं, हम लोगों के झंडे धोएं। नहीं, एक झंडे के नीचे आएंगे, एक निशान के नीचे आएंगे। अपनी क़यादत होगी, अपनी सियासत होगी और अपने उसूल पे राजनीति करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत कम वक्त रहा है साथियों। जिस शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इंतजार आपको है, चंद मिनट में वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो सदाएं हमने दिल्ली से लगाई थी वो आप तक भी पहुंचनी चाहिए। जब वो आएंगे तो ऐसा मुजाहरा करना कि पता चलना चाहिए कि नारा यहां से लगेगा और उसकी गूंज आरएसएस हेडक्वार्टर में सुनाई देनी पड़नी चाहिए। जो तुम 70 सालों से जहनी गुलामी हमने ढोई है, जो बोझ ढोया है इन सेकुलर जमातों का, अब वो दौर चला गया। अब वो दौर चला गया।
अब हम सिर्फ वोटर नहीं है, हम लीडर बन के दिखाएंगे। हमारे लोग ऐवान में आएंगे। ये वक्त है फैसला करने का। उन इतिहास को देखिए, उन तारीखों को देखिए कि जिनको हमने अपना हमदर्द समझा, जिनको हमने अपना सियासी रहनुमा समझा, उन्होंने हमारे पीठ पर खंजर भोंके हैं। वो भूल गए तुम क्या? बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने को भूल गए तुम? मलियाना के दंगे भूल गए तुम? भागलपुर के दंगे भूल गए तुम? शिमला की संजौली मस्जिद भूल गए तुम? ये सब कांग्रेस के राज में हुआ है। हमारे नौजवानों के खून के प्यासे यूएपीए में तरमीम करके मुसलमानों की साजिश फंसाने की साजिश करने वाले भी ये कांग्रेस की जमात थी। ये कांग्रेस नहीं है, ये कांग आरएसएस है। कांग आरएसएस। तो अपना वोट बर्बाद नहीं करना। याद रखो एक बात कि नागपुर में यहां सीधा मुकाबला एमआईएम का बीजेपी से है। बीच में कोई भी आए वो सब वैसे ही दूध भात। सीधा मुकाबला है हमारा। तो तुम्हारा वोट नहीं बढ़ना चाहिए। ये इत्तेहाद बाकी रहना चाहिए। तुम इत्तेहाद के साथ रहोगे तो क़यादत तुम्हारी रहेगी इंशाअल्लाह। और 16 तारीख को दिल्ली में बड़े बड़े टीवी चैनलों पर चर्चा होगा कि आरएसएस के गढ़ में मजलिस ने अपना परचम लहरा दिया है इंशाअल्लाह। अंदर तुम्हारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले। तो कांग्रेस वालों, एनसीपी वालों, ये हमारा वोट फ्री फंड में नहीं है। ये वोट बहुत कीमती है। जो हमारे नौजवानों के लिए नहीं बोलता, हमारा वोट उसको नहीं जाएगा। जो हमारी बेटियों की अजमत के लिए नहीं बोलता, हमारा वोट उसके लिए नहीं जाएगा। हमारा वोट उसको मिलेगा जो हमारे नौजवानों के लिए बोलता हो, जो मॉब लिंचिंग पर बोलता हो, जो हिजाब के मुद्दे पर बोलता हो, जो वक़्फ़ के मुद्दे पर बोलता हो, जो तुम्हारे लिए रोता हो, जो तुम्हारे लिए ऐवान में लड़ता हो। हमारा वोट उनको जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? मजलिस को जाएगा इंशाअल्लाह। मजलिस को जाएगा। पतंग पतंग पतंग, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी शेर हिंद, शेर हिंद, असदुद्दीन ओवैसी। मजलिस जिंदाबाद, मजलिस जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बहुत बहुत शुक्रिया। रहमतुल्लाहि बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, समय बहुत पीछे वाले तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर बोल के रुक जाता हूँ। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, जनाब यूसुफ गुरजानी साहब, नायब सदर महाराष्ट्र, और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 17 उम्मीदवार, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज दोबारा नागपुर को आने का मौका मिला।
और एक अल्लाह के वली के आस्थाने के करीब से आप तमाम को मुखातिब करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि 15 जनवरी के दिन जो बल्दिया के इंतखाबात का मतदान का दिन है, आप तमाम लोग अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को अपनी दुआओं से और अपने वोट से नवाज कर नागपुर में आपकी पार्टी की एक लीडरशिप को मजबूत करिए। यकीनन बहुत से डेवलपमेंट के तरक्याती कामों को अंजाम देना है, मगर इस बात की तकलीफ मुझे है कि मरकजी वजीर नितिन गडकरी की पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी में ये हिस्सा आता है और नागपुर में जहाँ कहीं भी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के इलाके हैं वहाँ पर सीमेंट रोड का कोई इंतज़ाम नहीं, सीवरेज लाइन का कोई इंतज़ाम नहीं और फिर बहुत से ऐसे तकालीफ है। तो ये एक इलेक्शन एक बेहतरीन मौका है आपके लिए कि आप अपने वोट से अपने उम्मीदवार को कामयाब करिए ताकि वो आपके इलाकों में डेवलपमेंट और विकास का काम करवा सके। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन आपको ज़मीनी सतह से अपनी लीडरशिप को बनाने का एक बेहतरीन मौका आपको फराहम करता है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा यही कोशिश की कि आपके वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब किया जाए। मुखालिफीन बहुत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, इनके पास सिवाय इल्ज़ामात लगाने के कुछ नहीं कह सकते, मगर मैं इनके इल्ज़ामात का जवाब देते देते थक तो नहीं गया हूँ मगर बेजार हो चुका हूँ, क्योंकि आप जितना भी इनको समझाएंगे ये समझते कि ये बड़ा कारनामा कर रहे हैं। हम बिहार में चुनाव लड़े, बीजेपी को हराने के लिए हमने पेशकश की कि हमको 5 सीट दे दो आप, मगर वहां पर जो गठबंधन के लोग थे गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए थे, उन्होंने कहा कि आपसे अलायंस नहीं करेंगे। हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, 29 असेंबली सीट पर मुकाबला किया। वो जो 4 MLAs को हमारे ये लोग तोड़ कर लेकर गए थे, वो 4 के साथ हमने अख्तरुल ईमान साहब की सीट पर दोबारा कामयाबी हासिल की और 5 सीट पर हम जीत गए। कांग्रेस पार्टी 60 सीट पर इलेक्शन लड़ी और उनके सिर्फ 6 सीट पर उनको कामयाबी हासिल हुई है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग सेकुलरिज्म का एक झूठा सियासी नारा लगाते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को किसी ने किया, ये जो नारा लगता है इलेक्शन के वक्त के सेकुलरिज्म को बचा लो, सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े धोखा देने वाले यही होते हैं। यकीनन मैं सेकुलरिज्म में यकीन रखता हूं, मगर वो सेकुलरिज्म जिसको भारत के संविधान में जिक्र किया गया है, ये जो सियासी सेकुलरिज्म है, ये हमेशा इस्तेमाल हुआ मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करने के लिए या उनको बनने से रोकने के लिए। ये जो सेकुलरिज्म इस्तेमाल हुआ, ये लोग जो नारा लगाते हैं, उस वक्त कहाँ रहते हैं लोग जब मुसलमान बच्चे जेलों में उनकी जवानी सड़ जाती है? कहाँ रहते हैं लोग जब घरों को तोड़ दिया जाता है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक दरमंदाना अपील है कि आप इन चीजों पर गौर करिए। आपका वोट बड़ा कीमती वोट होता है, ये एक अमानत है, इस अमानत का सही इस्तेमाल करिए। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी एक बेबाक आवाज है। आपने देखा कि मोदी की हुकूमत ने अजीत पवार के साथ, शिंदे के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ, नीतीश कुमार के साथ भारत के आइन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक वफ़ के कानून को बनाया। उस वफ़ के कानून को उस पार्लियामेंट कमेटी में मेंबर था, 127 पेजेस की डाइसेंट रिपोर्ट मैंने दिया और जब पार्लियामेंट में बिल लाया गया था तो मैंने पूरी दलीलों के साथ
मोदी की हुकूमत को बेनकाब किया, एक्सपोज किया कि ये सिर्फ और सिर्फ कानून मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहों को छीनने के लिए लाया गया। उस बिल को फाड़ कर मैंने पार्लियामेंट के फर्श पर फेंका और मैं आज भी बता रहा हूं, ये कानून का ऐसा इस्तेमाल होगा जहां से हमारी वक्फ की जायदादें खत्म कर दी जाएंगी। या तो कोई मुस्तकबिल में कोई वक्फ ना करे, या है तो उसको मुसलमानों से छीन लिया जाए। दूसरी तरफ सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं। आप पूछिए इन लोगों से कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 185 लोगों की मौत हुई और 11 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से 19 साल तक ये लोग जेल में थे। आप बताइए, बम्बई हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। वो 185 लोग जो मारे गए, उनके अफराद खानदान के लोग पूछ रहे हैं किसने हमारे रिश्तेदार को मारा या हमारे बाप को मारा। जो मुसलमान 19 साल जेल में थे, वो सवाल कर रहे हैं कि हमको जेल में क्यों रखा तुमने। आज आप जानकर तकलीफ महसूस करेंगे कि एक कमाल अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया था मधुबनी बिहार से। कोविड में किसी को बेल नहीं मिली, कमाल अंसारी कोविड में उनका इंतकाल हो गया। बच्चे पैदा नहीं हुए थे, बेटी एक एक्यूज की जेल में बाप है तो बाप निकल कर कहता है कि मैंने जेल की सलाखों से पीछे अपनी बेटी को देखा। तो ये कब तक नाइंसाफी का दौर इसी तरीके से इस्तेमाल होगा। याद रखिए, मैं आपको इस अहम जगह से कह रहा हूं, भारत और महाराष्ट्र में हर समाज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है। और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां स्कूल की तालीम से महरूम हो जाएंगे। अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपको समाजी इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप वोटर बनकर रह जाएंगे तो इज्जत की निगाहों से आपको कोई नहीं देखेगा। जिस दिन आप अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाएंगे, जिस दिन आप शहरी बनेंगे, हुकूक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सिटीजन विद राइट्स एक वोटर से बड़ा होता है। ये तमाम सियासी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, ये अजित पवार हो, शिंदे हो, ये सिर्फ डरा कर आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस है, ये सिर्फ आपको वोटर इसलिए बनाना चाहती है ताकि कुछ आपका काम ना हो सके। मजलिस आपसे कह रही है कि आप लीडर बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए, अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाइए। आज आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों में 2 नौजवानों को बेल नहीं दी। क्या आप जानते क्यों नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने बेल? इसलिए नहीं दी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने, उस वक्त होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे, उन्होंने कानून लेकर आया और उन्होंने डिफाइन किया कि दहशतगर्दी क्या होती है। मैं अपने 5 मिनट की तकरीर में उस वक्त पुकार कर कह रहा था कि सेक्शन 15A का इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलित आदिवासियों पर होगा। मैंने अपने तकरीर में कहा कि एनी अदर वे का मतलब क्या है। अरुंधति राय की राइटिंग पर उसको जेल में डाला जा सकता है। 180 दिन का डिटेंशन उसमें रखा गया कि बगैर पुलिस कस्टडी, पुलिस को कस्टडी मिलेगी 180 दिन की। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों बच्चों को बेल नहीं देने की वजह बताई। सेक्शन 15A कहा उन्होंने? कहा ये कांग्रेस वाले जो आज कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। टेररिज्म का डेफिनेशन लिख दे कि एनी अदर वे। आप बताइए क्या कोई टेररिज्म एनी अदर वे में हो सकता है? 5.5 साल से बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं। अपनी बहन की शादी के लिए पेरोल पर निकलता है। अमरावती में किसी को डाला गया जेल में 3.5-4 साल। क्या कानून UAPA का? और हद तो ये हो गई कि 2019 में अमित शाह ने UAPA का अमेंडमेंट लाया
आपको मालूम किसने उसको सपोर्ट किया? वो कानून क्या कहता है? एनआईए का एक इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर नागपुर में किसी को भी टेररिस्ट बोल देगा। उस कानून को सपोर्ट किया कांग्रेस पार्टी ने। मैं इम्तियाज जलील साहब अपोज किए, वोटिंग करवाए, हर अमेंडमेंट के सेक्शन पर वोटिंग करा स्पीकर को बोलकर कि शायद कांग्रेस कम से कम देखेगी कि ओवैसी उनको एक्सपोज कर रहा है, मगर कांग्रेस पार्टी टस से मस नहीं हुई। मैं अपनी तकरीर में कांग्रेस के लोगों से कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुम्हारे नेता एक एक साल 2-2 साल जेल को जाए, तुमको पता चलेगा हमारी तकलीफ क्या होती है। तो भाग गए, पूरे उठ गए। मैंने कहा यही तुम्हारा रिएक्शन है। जब तुम पर आंच आती है तो तुम देश को सर पे उठा लेते, और जब हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं 70 साल से, तुम कानून बना रहे, हम बर्बाद हो रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया और आज जो जुल्म हो रहा है, जो निशाने पर मुसलमान को रख दिया गया, एक नफरत का बाजार आम कर दिया गया, हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, हमारी खुशियों की कोई हमारे को मौका नहीं मिलता। हर तरफ या तो बांग्लादेशी है, या तो फिर आतंकवादी है, या तो फिर फुला है। आखिर इस दौर का खात्मा उसी वक्त होगा जब भारत के मुसलमान अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। और आप अगर यही समझेंगे नहीं ये आएगा, वो पार्टी, कोई किसी को आपसे मोहब्बत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे वोट से है। वोट हासिल हो गया, उसके बाद खामोश, रफू चक्कर, कोई पलट के पूछना नहीं। जाकर भारत के कोने कोने में देख कर आ रहा हूं, जिस दिन मुसलमान खड़े होगा और अपनी लीडरशिप को बनाएगा, हम अपने फैसले करेंगे, हम एक ढाल बन सकते हैं। तो मेरी आप तमाम सदैवन गुजारिश है कि 15 तारीख के दिन आप अपने के कोड का इस्तेमाल करिए। रहा सवाल ये बीजेपी के लोगों का जो मुसलमानों से नफरत की बातें करते हैं, इनकी जबान नहीं खुलती ट्रंप और चाइना के ऊपर, इनकी जबान नहीं खुलती। ट्रंप बोल रहा है कि मोदी मुझसे बोला यस सर प्लीज, बोलो क्या मोदी ने कहा यस सर प्लीज? मगर नहीं, चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पूरे सैटेलाइट इमेजेस दिए, जमीन और आसमान पर पूरे भारत के एयरक्राफ्ट दिखाया, उसने अपने एयरक्राफ्ट दिए। आज उस चाइना को जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद किया, आज नरेंद्र मोदी की सरकार रेड कारपेट वेलकम चाइना को दे रही है कि आइए भारत में इन्वेस्ट करिए। क्या बेशर्मी है ये, क्या बेशर्मी है ये कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क एक आतंकवादियों को प्रमोट करता है, उसकी चाइना की आर्मी पाकिस्तान को पूरी मदद कर रही है। हम यहां बैठकर बोल रहे वेलकम टू इंडिया, आइए चंद दिन गुजारिए, पैसे लगाइए भारत में। आप बताइए, ये हाल है बीजेपी का। और यहां पर आया हूं, ये एक तारीखी सरजमीन है, यहां पर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपना धर्म बदला था और दुनिया को बता दिया कि क्या होता है, मनुवाद क्या होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म पर है, मुझे अमरावती से हम लोग गाड़ी से आने में थोड़ा देर हो गई, मगर आप तमाम का शुक्रिया कि इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में आप यहाँ पर आए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को और अपने सियासी शऊर को कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ की यूनिट को आप अपने दुआओं से मजबूत करिए, इनकी हिम्मत अफजाई करिए, ताकि ये और बेबाक तरीके से आपकी खिदमत कर सके। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये असद साहब की फैन फॉलोइंग की पब्लिक की जैसे असद साहब का लेक्चर खत्म, पब्लिक गायब। कांग्रेस वाले को क्या बोलेंगे? कांग्रेस वाले को चोट दो और असद भाई को वोट दो।
देखे होंगे, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, भाषण दिए, ज़ियारत किए, पब्लिक नागपुर वालों की जो पसंद, असद साहब को कितना पसंद करते हैं भाई। मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने सदर को जिताओ, उनको जिताओ, पतंग की बटन दबाओ और नागपुर में एक इतिहास रचाओ, है ना। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। और ये ब्लॉग नहीं है भाई, ये एक प्रचार है एमआईएम का, मेरे तरफ से एमआईएम को वोट दो बस। मैं भी 2 वर्ड कहना चाहूँगा कि हैदराबाद का शेर अगर महाराष्ट्र में आ जाए तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में जब शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल उसका हो जाता है। तो हमारे ओवैसी साहब इंशाअल्लाह रहमान महाराष्ट्र में भी जलवा दिखाएंगे।